Hello dear students, in this lecture we will discuss the capacity to contract which is another essential of a valid contract. So एक contract को valid होने के लिए ये भी जरूरी है कि जो भी parties, जो दो parties है या दो से ज्यादा जो parties है जो कि contract में enter हो रही है, they should be capable to do so. यानी वो parties contract करने के लिए capable होनी चाहिए in the eyes of law. अब कौन सी पार्टीज केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यानी कौन सी पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, ये हम और आप नहीं बता रहे हैं, ये हमें लॉ ने बता के दे दिया है और उसने क्लियर कट मेंशन किया है अपने सेक्शंस के अंदर कि कौन सी पार्टीज ऐसी हैं जिनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट और जिनके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होंगे. So the parties who enter into a contract must have the capacity to do so. यानी जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है दे शुड हैव दैट कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. सो कैपेसिटी हियर मींस, यानी कैपेसिटी का मतलब क्या है? कैपेसिटी मींस द कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. यानी उन पार्टीज के अंदर वो कॉम्पिटेंस होना चाहिए और वो कॉम्पिटेंस हमें कौन बता रहा है? अगेन वो हमें लॉ बताएगा. सो ये जो है कॉम्पिटेंसी या जो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो कैपेसिटी कौन कौन सी है? दिस इज गिवन अंडर द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10, an agreement becomes a contract if it is entered into between the parties who are competent to contract. यानी एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो एग्रीमेंट कोई ऐसी पार्टीज के द्वारा किया गया है या उन पार्टीज के बीच में हुआ है जो पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए केपेबल हैं. देन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. यानी हर वो पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो फर्स्ट, अब वो बात करता है सेक्शन 11, हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी. जो मेजॉरिटी की एज का, यानी माइनर लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. इसके बारे में हम इसी लेक्चर में बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले हम उन चीजों के डिस्कस कर लेते हैं, उन 3 पर्सन्स को डिस्कस कर लेते हैं जो लॉ ने जिनको केपेबल बताया है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिहाज से. तो सेक्शन 11 में ये चीज मेंशन है. सेक्शन 10 तो ये कह रहा है कि पार्टीज शुड बी केपेबल इनफ टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देन सेक्शन 11 टेल्स वो कि कौन सी पार्टीज हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगी. तो पहला हो गया जो मेजर पर्सन है, द पर्सन शुड बी द एज ऑफ द मेजॉरिटी. देन सेकंड है he should be of the sound mind, यानी वो पर्सन जो है साउंड माइंड का होना चाहिए. नाउ who is a person of sound mind, इसको भी हम डिस्कस करेंगे. साउंड माइंड का एक बार आप मीनिंग ये समझ लो कि वो समझदार होना चाहिए, पागल या मेंटल नहीं होना चाहिए. एंड थर्ड, who is not disqualified from contracting by any law, यानी कोई भी अदर लॉ के द्वारा उसको कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई घोषित अगर ना किया गया है, तो ये तीनों पार्टीज जो हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती हैं. सो कौन कौन से 3 पर्सन्स हो गए हु आर केपेबल टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? मेजर पर्सन्स, पर्सन्स ऑफ साउंड माइंड, एंड थर्ड हो गया पर्सन्स नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ. अब इसमें इसका हम ऑपोजिट अगर ले, यानी 3 पार्टीज ऐसी भी हमारे सामने निकल के आएगी जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकती. तो मेजर का उल्टा हो गया, यानी माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते. सेकंड हो गया पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेसिटी में क्या दे दिया गया है? द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड. तो जो भी अनसाउंड माइंड के लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. एंड थर्ड कौन से हो गए? पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एनी लॉ. किसी लॉ के तहत अगर उनको डिस्क्वालीफाई घोषित किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो ऐसे लोग भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते. इनको हम अदर पर्सन्स की हेडिंग में भी पढ़ते हैं. तो आज के इस लेक्चर में हम इन्हीं तीनों पर्सन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. इनसे रिलेटेड लॉ के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, इनके क्या क्या रूल्स हैं, इनके एग्रीमेंट्स को लेकर, उन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर पर्सन की, क्योंकि जो पर्सन्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम उसको डिस्कस ना करके जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है, वी विल बी डिस्कसिंग दोज पर्सन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द माइनर पर्सन.
सो अब माइनर कौन है, इसके बारे में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करता। सो माइनर की डेफिनेशन जो है या माइनर का जो मीनिंग है वो हम उठाते हैं इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 से। ये एक अलग सा एक्ट है मेजर और माइनर के प्रोविजन से रिलेटेड। तो उसके अंदर माइनर की डेफिनेशन दी हुई है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट में। सो वो इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 क्या कहता है, अ माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। यानी एक माइनर वो पर्सन है जिसने 18 इयर्स की एज कंप्लीट नहीं की। अब देखिए ये जो माइनॉरिटी की एज है दैट इज 18 इयर्स, बिलो 18 इयर्स। अब वो माइनॉरिटी की एज भी दो तरह की है इंडिया के अंदर। देयर आर सम नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केस में कोई भी पर्सन 18 इयर्स का 18 इयर्स का जब हो जाता है तब वो जाके मेजर बनता है। एंड देयर आर सम स्पेशल केसेस। उन स्पेशल केसेस में वो 21 इयर्स की एज में जाके माइनर बनेगा, मेजर बनेगा। यानी कि 18 से पहले नॉर्मल केसेस में 18 से पहले वो माइनर है, जैसे ही वो 18 इयर्स का होएगा वो मेजर बन जाएगा। पर स्पेशल केसेस के अंदर वो 21 से पहले पहले माइनर है और जैसे ही वो 21 ईयर की एज कंप्लीट करेगा या 21 ईयर, तब वो क्या बन जाएगा, मेजर बन जाएगा। तो वो स्पेशल केसेस क्या क्या हैं जिसमें वो 21 साल की एज में जाके माइनर मेजर बनेगा। तो दो स्पेशल केसेस हैं। फर्स्ट केस आता है where a guardian of a minor's person or property has been appointed under the Guardians or Wards Act 1890। यानी जहां पे किसी माइनर पर्सन का कोई गार्जियन नहीं है, उसके मान लो कोई पेरेंट्स नहीं है और उसके गार्जियन को कोर्ट अपॉइंट करती है। यानी जब भी माइनर पर्सन के गार्जियन को अपॉइंट किया जाता है और वो अपॉइंटमेंट भी एक लॉ के तहत हो रहा है, उसका नाम है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। वार्ड्स का मतलब होता है बच्चे। तो उस एक्ट 1890 में ये एक्ट बना था, पास हुआ था, तो 1890 का ये एक्ट है। उस एक्ट के तहत अगर किसी माइनर पर्सन के गार्जियन को अपॉइंट किया जा रहा है तब वो पर्सन 21 ईयर की एज में जाके मेजर बनेगा। पहला केस तो ये हो गया। लेट अस टेक वन अनदर केस जो इसका जो 21 साल की एज में जाके उसको मेजर बनाएगा। तो दूसरा केस है वेयर द सुपरिंटेंडेंस ऑफ अ माइनर्स प्रॉपर्टी इज अज्यूम्ड बाय अ कोर्ट ऑफ वार्ड्स। यानी अब क्या है, बच्चों, वो जो बच्चा है, वो जो माइनर पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी है, उसके गार्जियन नहीं है और कोई भी दूसरा जना उसका गार्जियन बनने के लिए रेडी नहीं है या कोई लीगल गार्जियन उसके मिले नहीं। अब उस केस में क्या होगा, उसके पास लेकिन प्रॉपर्टी पड़ी है, तो जब तक वो 21 साल का नहीं हो जाता तब तक उसकी प्रॉपर्टी की जो देखभाल है वो कोर्ट करता है। वो जो प्रॉपर्टी है वो किसके द्वारा अज्यूम की जाती है, कोर्ट ऑफ वार्ड्स अपनी प्रॉपर्टी मान के चलता है और जैसे ही वो 21 साल का हो जाएगा उसको वो प्रॉपर्टी उसके हाथ में दे दी जाती है, यानी उसको वो जिम्मेदारी वापस कर दी जाती है। सो दो केसेस हो गए यार, रिपीट। पहला केस जहां पे किसी माइनर पर्सन के गार्जियन को अपॉइंट किया जा रहा है अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890, उसके तहत कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट कर दिया है। सेकंड है अब वो हाँ, एक चीज और है कि कोर्ट गार्जियन अपॉइंट क्यों कर रही है, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं है और उसके पास कुछ प्रॉपर्टी है, तो इस वजह से कोर्ट उसके गार्जियन को अपॉइंट करता है, कोई इसके रिश्तेदार को अपॉइंट कर दिया जाता है या उसके कोई भी नोन है उनको अपॉइंट कर दिया जाता है। सेकंड है उसके पास प्रॉपर्टी भी है लेकिन कोर्ट को कोई लीगल गार्जियन नहीं मिल रहा, पेरेंट्स नहीं है अगेन, लेकिन गार्जियन भी नहीं मिल पा रहा, तो कोर्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल तब तक करेगा जब तक कि वो मेजर की एज का नहीं हो जाएगा, दैट इज वो 21 इयर्स की एज का नहीं हो जाएगा। यानी इन दो केसेस में जहां पे उसके गार्जियन को अपॉइंट किया जा रहा है, जहां पे उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल कोर्ट कर रहा है, इन दोनों ही केसेस में वो 21 साल की एज में जाके मेजर बनेगा, उससे पहले वो माइनर रहेगा। और बाकी जो भी नॉर्मल केसेस है उसमें वो 18 इयर्स में मेजर बन जाता है। सो दीज आर द टू, this is the definition of a minor person according to the act, that is Indian Majority Act। अब बात करते हैं व्हाट आर द रूल्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। यानी हमें ये देखना है कि माइनर क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, क्या वो कोई एग्रीमेंट कर सकता है, और अगर एग्रीमेंट करता है तो क्या वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, इन सबको हमें डिस्कस करना है।
वैसे मैंने जनरली आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया कि माइनर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब हमें ये तो क्लियर हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर फिर भी उसके एग्रीमेंट के क्या क्या रूल्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा लेकिन एग्रीमेंट तो वो कर रहा है, तो उसके एग्रीमेंट से रिलेटेड भी क्या रूल्स है उनको हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग रूल्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। सो फर्स्ट रूल कहता है एन एग्रीमेंट विद और बाय अ माइनर पर्सन is void ab initio। void ab initio का मतलब होता है void from beginning, यानी माइनर पर्सन के साथ किए गए एग्रीमेंट और माइनर पर्सन के द्वारा किए गए एग्रीमेंट दोनों ही क्या होंगे, बिगिनिंग से void होंगे। यानी जब वो एग्रीमेंट ही void है, वो एग्रीमेंट की कानून की नजर में कोई वैल्यू नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस तो कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। अब इसके अंदर एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, केस लॉ है, दैट इज मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब इस केस के अंदर हुआ क्या था, केस की डिटेलिंग वगैरह हम सेपरेट लेक्चर्स में लेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द केस स्टडीज ओनली। सो इसका मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ, छोटी सी स्टोरी सुना के कि इस केस के अंदर क्या हुआ था। आई रिपीट, द नेम ऑफ द केस इज मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। The first party is always plaintiff जो कि केस फाइल करती है, and second party is defendant. I've already explained that in my previous lecture. तो अब इसके अंदर प्लेंटिफ यानी प्लेंटिफ जो था वो हमारा माइनर पर्सन था। अब इसमें क्या होता है, एक माइनर पर्सन ने क्या किया, अपनी कोई प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को मान लेते हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लो उसकी एक साइकिल ही थी या उसने कोई चेन पहनी हुई थी, गोल्ड चेन थी। साइकिल का एग्जाम्पल लेते हैं, वो अपनी साइकिल जो है वो मोर्टगेज कर आता है, किसी अंकल को गिरवी रखाता है। अंकल को कहता है अंकल अंकल आप मेरी साइकिल लेंगे, अंकल कहता है लाओ दे दे, और कहते हैं 1000 रुपए में बेच रहा हूँ। अंकल को लगा बहुत सस्ता बेच रहा है, तो वो साइकिल या वो अपनी प्रॉपर्टी जो है अंकल के पास मोर्टगेज रखता है और अंकल से 1000 रुपए ले आता है। ये 1000 रुपए का तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, रियल केस के अंदर वो 20,000 का लोन लेता है। वो कह रहा है कि 20,000 का लोन दे दो, ये मेरी प्रॉपर्टी है, वो आप रखो। किसी पर्सन को वो अपनी प्रॉपर्टी दे आता है मोर्टगेज पे। अब हुआ क्या, 20,000 का लोन जो उसने लिया था उसमें से पहले किस्त उसको दी गई थी 8,000 रुपए की। उन अंकल जी ने उसको 8,000 रुपए दिए उस माइनर पर्सन को। अब उसने वो 8,000 रुपीज यूज कर लिया या जो भी उसका किया। घर जाके जब उसके मदर को ये बात पता चलती है कि तू पागल है, तू अपनी प्रॉपर्टी क्यों गिरवी रख के आया, तो वो लोग बच्चे को डांट पड़ती है। बच्चा वापस जाता है अंकल के पास अपनी प्रॉपर्टी मांगने के लिए कि आओ मुझे मेरी प्रॉपर्टी वापस करो। अंकल मना कर देते हैं कि मैंने तुम्हें 8,000 रुपए दिए तो है, अब कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो अब क्योंकि माइनर पर्सन तो केस लड़ नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पे उसकी मदर जो है वो केस लड़ती है। तो वो मोहिरी बीवी थी प्लेंटिफ, तो उन्होंने उस माइनर पर्सन के बिहाफ पे केस लड़ा था। तो अब इसके अंदर कोर्ट ने डिसीजन क्या सुनाया होगा, क्योंकि एक चीज मैं आपको और बता दूं, इंग्लैंड के अंदर जहां से हमने ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉपी किया है, वहां पे माइनर जो है उसके साथ किए गए एग्रीमेंट वॉइड नहीं होते, वहां पे ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, यानी ऑप्शन बेस्ड रहते हैं, वो वैलिड भी बन सकते हैं और वो वॉइड भी हो जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर वो कंप्लीटली वॉइड एब इनिशिया, यानी बिगिनिंग से वॉइड है ऐसे एग्रीमेंट। तो अब इस केस में हुआ क्या कि जो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि वो प्रॉपर्टी अपनी मोर्टगेज रख के 20,000 का लोन उसने सिक्योर किया था, जिसमें से 8,000 रुपए वो पहली बार में लेके आ गया। जब उसकी मदर को पता चला, उसने प्रॉपर्टी लेने के लिए वापस बोला, प्रॉपर्टी देने से जब मना कर दिया गया तो उसकी मदर ने केस लड़ा। अब जब के कोर्ट में वो बात गई तो जज साहब ने सारा मैटर सुना। तो जो दूसरा पर्सन था, जो मनी लेंडर था, जिसने पैसे दिए थे मोर्गेज रख के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब मेरे तो रुपए गए, मैं कैसे प्रॉपर्टी वापस करूं। तो कोर्ट ने कहा कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी, क्योंकि माइनर के साथ किए गए जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड एब इनिशियो होंगे, यानी वो वॉइड होते हैं। और ये पहला केस हुआ था जिसके बाद माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट को वॉइड किया गया था, ये डिसीजन सुनाने के बाद में। यानी इससे पहले तक इंडिया में इससे रिलेटेड कोई रूल था ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था, लेकिन ये फर्स्ट केस आया था और उसके बाद ये रूल बना दिया गया था, द एग्रीमेंट विद और बाय अ माइनर पर्सन इज वॉइड एब इनिशियो। तो यानी डिसीजन किसके फेवर में गया, डिसीजन गया था उस माइनर पर्सन के फेवर में। और अब जो 8,000 रुपए दिए गए थे,
तो जो मनी लेंडर था, जिसने पैसे उधार दिए थे, जिसने लोन दिया था, वो कहता है मेरे पैसे तो लौटा, मुझे वापस करवा दो जो वो लेके गया है। तो कोर्ट ने उसके लिए भी मना कर दिया था कि जो भी बेनिफिट अगर गलती से भी दे दिया गया है उसको, तब भी आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते हो, रेस्टिट्यूट नहीं कर सकते। इसको हम अगले रूल में पढ़ेंगे। रिस्टोर करने का मतलब है, जैसे मान लो कि आपका और मेरा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब हम कॉन्ट्रैक्ट को वापस खत्म करना चाहते हैं। हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया वैसे हम कॉन्ट्रैक्ट को विड्रॉ भी कर सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं। तो उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मान लो मैंने आपको कुछ गुड सप्लाई की थी, आपने उसके बदले में मुझे पैसा दिया था। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि मैं आपको वो गुड्स वापस कर दूं और आप मुझे वो पैसे, सॉरी, आप मुझे वो गुड्स वापस कर दो और मैं आपको वो पैसे वापस कर दूंगी। मतलब जो भी है आपने वापस चीजें एक्सचेंज करनी है, ये दिस इज रेस्टिट्यूशन। तो यहाँ पे वो रेस्टिट्यूशन भी उसको नहीं मिलेगा। यानी माइनर को एक बार आपने कोई बेनिफिट दे दिया है तो आप वापस उसकी डिमांड नहीं कर सकते। ये अगले रूल्स में भी हम वापस लेंगे। सो सेकंड रूल है, माइनर कैन बी अ प्रोमिसी और अ बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के वैलिड होते हैं। जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब जनरल एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो है। लेकिन अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस ही है, या माइनर को सिर्फ बेनिफिट ही मिलने हैं, वो किसी तरह का प्रॉमिस नहीं कर रहा लेकिन सारा बेनिफिट उसको मिल रहा है, उस केस में ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैलिड होते हैं। यानी क्योंकि इसका लॉजिक क्या है, हमारे कोर्ट ने ये जो माइनर भी बनाया है, उसकी जो भी एज बताई है, उसका लॉजिक यही है कि हमें किसी भी तरह से उस माइनर पर्सन को प्रोटेक्ट करना है। क्योंकि कोर्ट ये मान के चलती है कि कोई भी माइनर पर्सन के अंदर उतनी समझ नहीं होती कि वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को समझ सके, वो उसके ऊपर वो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे उसको वो समझ नहीं पाता है, क्योंकि वो इमेच्योर होता है। इस वजह से कोर्ट ने हर जगह माइनर को सिक्योरिटी दी हुई है, प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो इस केस में भी अगर माइनर को फायदा मिल रहा है देन इट इज ओके, देन इट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जहां पे भी माइनर प्रॉमिसर है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होंगे, वो वॉइड एग्रीमेंट्स होंगे, क्योंकि माइनर कोई भी प्रॉमिसेस पूरी करने के लिए कानूनन जिम्मेदार नहीं है। Then third rule is the minor's agreement cannot be ratified by him on attaining the age of majority। यानी अगर मान लो कि माइनर ने वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया था, जो मोर्टगेज वाला मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसने कर भी लिया, तो बाद में उसको पता चलता है कि अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड एब इनिशियो, ये एग्रीमेंट तो बिगिनिंग से वॉइड है। तो ने कहा चलो ठीक है, हम इसकी परफॉर्मेंस बाद में कर लेंगे जब मैं मेजॉरिटी की एज का हो जाऊंगा। यानी कि जब वो मेजर बन जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि माइनर की एज में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट जो भी एग्रीमेंट्स किए गए हैं, वो एग्रीमेंट्स मेजॉरिटी की एज में जाके वैलिड नहीं बन सकते। अगर आपको वही सेम कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना है तो आपको वो कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी वैलिड नहीं है कानून की नजर में, तो आप एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं सेम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। कहने का मतलब ये है कि माइनॉरिटी की एज में किए गए एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। The next rule is, if minor has received any benefit under a void agreement, he cannot be asked to compensate or pay for it। अभी हमने मोहिरी बीवी वाला जो एग्जाम्पल लिया था कि यानी माइनर जो है उसके कोई भी बेनिफिट मिल गया है किसी वॉइड एग्रीमेंट में। अब वो जो मोर्टगेज वाला एग्रीमेंट था वो तो वॉइड था, कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये वॉइड है, लेकिन उस वॉइड एग्रीमेंट के अंदर भी अगर कोई बेनिफिट माइनर पर्सन ने ले लिया है, दैट इज 8,000 रुपीज उसने ले लिए हैं, तो हम उससे वापस नहीं मांग सकते वो 8,000 रुपीज। यानी उस एग्जाम्पल में उसने प्रॉपर्टी तो उसको वापस करनी पड़ी माइनर पर्सन को, यानी जीता वो माइनर पर्सन ही था, उसको प्रॉपर्टी भी मिल गई, लेकिन जो 8,000 रुपए उसको उसके बदले में उसने जो लिए थे वो 8,000 रुपए भी उस मनी लेंडर को गंवाने पड़े, प्रॉपर्टी भी गई, रुपए भी गए। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर उसको कोई बेनिफिट मिल भी गया है वॉइड एग्रीमेंट के अंदर, तब भी वो मनी लेंडर उसको वो पैसा वापस करने को नहीं कह सकता, उसको वो 8,000 रुपीज रिटर्न करने को नहीं कह सकता। और ये बात मेंशन की गई है सेक्शन 65 के अंदर। So section 65 which provides for restitution
In case of agreements discovered to be void does not apply to a minor. सेक्शन 65 के अंदर रेस्टिट्यूशन की बात की गई है एग्रीमेंट्स के अंदर, यानी इन जनरल अगर कोई वॉइड एग्रीमेंट कर भी लेते हैं और उसके बाद कुछ चीजें एक्सचेंज हो गई है तो सेक्शन 65 बात करता है कि आप रेस्टिट्यूट कर दो, रिस्टोर कर दो। मैंने गाड़ी दी है आपको अगर, तो आप मुझे गाड़ी वापस कर दो। आपने पैसे दिए हैं तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी, अगर वो जनरल कैपेबल पार्टीज के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन माइनर के केस में ये रूल भी एप्लीकेबल नहीं है, रेस्टिट्यूशन वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, यानी चीजें वापस करने का रूल यहाँ नहीं लगेगा। इसका मतलब माइनर से तो आप वापस रेस्टिट्यूशन की डिमांड नहीं कर सकते, आपके ऊपर वो अप्लाई रहेगा। आपने जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी थी वो तो आपको देनी पड़ेगी, लेकिन माइनर आपको पैसा नहीं देगा। यानी जो भी चीजें आपने माइनर को सप्लाई कर दी थी अब माइनर आपको वापस नहीं देगा, ना ही आप मांग सकते हैं कोर्ट की नजर में। The next is there can be no specific performance of the agreements entered into by him मतलब by minor person as they are void ab initio। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक कोर्ट के द्वारा ग्रांट की गई डैमेजेस कह सकते हैं या फिर एक रेमेडी है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कोई भी पार्टी, जब नॉर्मल पार्टीज की बात कर रही हूँ, कोई भी पार्टी जब कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है तो देर आर फ्यू रेमेडीज विच इज अवेलेबल टू एग्रीव पार्टी, जिसमें से एक रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। यानी जब कोर्ट को लगता है कि और किसी भी तरीके से उसका नुकसान की भरपाई नहीं हो सकती, ना ही पैसा जो है उसके नुकसान की भरपाई कर सकता है, यानी वो काम तो अब करना ही पड़ेगा पार्टी को जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया था और जो पार्टी काम करने से मना कर रही है। जैसे मैंने कहा था कि मैं आपको गाड़ी दे दूंगी, लेकिन अब मैंने ब्रीच कर दिया और अब मैं गाड़ी नहीं दे रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, और जो सामने वाला पर्सन है वो कोर्ट के अंदर केस करता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और कोर्ट को ऐसा लगता है और कोई भी सोल्यूशन नहीं है इस बात का अपार्ट फ्रॉम कि मैं उसको गाड़ी ही दूं। इसे कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी जब कोर्ट के ऑर्डर से वही सेम काम किया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, जो कि आपने नहीं किया है, जो कि आपने ब्रीच कर दिया है और कोर्ट के ऑर्डर से आप करते हो, दैट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये जो रूल है वो माइनर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि माइनर के साथ किए गए एग्रीमेंट क्या है, वॉइड एब इनिशियो, वो तो एग्रीमेंट ही वॉइड है। देन माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। माइनर पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है अगेन। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन ये है क्योंकि हमने अभी बात की थी सेकेंड रूल में कि माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी, माने माइनर जो है वो बेनिफिशियरी बन सकता है। तो अगर पार्टनरशिप कुछ ऐसी है जहां पे आपने जिस माइनर पर्सन को पार्टनर बनाया है वो सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर है, उसको उस पार्टनरशिप के सिर्फ बेनिफिट मिलेंगे। जैसे दो भाइयों ने पार्टनरशिप में काम किया तो उसमें तीसरा भाई जो माइनर था उसको भी उसमें लगा लिया गया है, लेकिन उसको सिर्फ बेनिफिट देने के लिए लगाया गया है। उस केस में वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो कभी भी पार्टनरशिप के लॉसेस को शेयर नहीं करेगा। द नेक्स्ट इज माइनर कैन नॉट बी एडजस्टेड इंसॉल्वेंट। ऑब्वियसली जब वो कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो उसको इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, इंसॉल्वेंट एडजस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोर्ट ये मान के चलती है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए केपेबल नहीं है तो वो डेट्स को पे करने के लिए भी केपेबल नहीं है। The next is minor is liable for necessaries supplied। अब ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार मैं इस पॉइंट को यहीं स्किप करती हूँ, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। दैट माइनर कैन बी एन एजेंट। माइनर जो है वो एक एजेंट बन सकता है, बिजनेस एजेंट बन सकता है, क्योंकि देखिए एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और हमने माइनर के जितने भी रूल्स पढ़े उसमें भी हम यही देख रहे हैं कि कहीं पे भी कोर्ट जो है माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मान के चल रही, क्योंकि वो मानती है कि ही इज एन इमेच्योर पर्सन। तो अब लेकिन वो एजेंट बन सकता है, क्योंकि एजेंसी जो है इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। एजेंट कौन होता है, जो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। प्रिंसिपल ने जो कह दिया कि जाओ 10,000 रुपए इस पार्टी, 10,000 रुपए का माल इस पार्टी को उधार दे के आओ, लाख रुपए का माल उधार दे के आओ, तो वो तो अपने प्रिंसिपल के कहे अनुसार काम कर रहा है। अब अगर कोई थर्ड पार्टी वो जो उधार माल दिया गया था उसका पेमेंट नहीं करती है,
तो उसमें माइनर उसमें जो एजेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जो रियल ओनर है, दैट इज द प्रिंसिपल, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो यहाँ पे भी एजेंट की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो माइनर जो है वो एजेंट बन सकता है। Then next is the parents or guardians of a minor person is not liable for the contract entered into by him। यानी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट झूठ बोल के माइनर कर भी आता है तो उसके पेरेंट्स को लाइबल नहीं ठहरा सकते उसके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। फिर आता है माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी इवन इफ ही हैज बाय मिसरिप्रेजेंटिंग हिज एज इंड्यूस द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। अगर माइनर धोखाधड़ी से, जैसे अभी हमने फर्स्ट मोहिनी बीबी वाला एग्जांपल लिया था जिसमें वो प्रॉपर्टी अपनी गिरवी रखे 20,000 का लोन लेता है, 8,000 के पास पहली किस्त ले आता है। तो अगर उसमें मान लो कि वो वापस जाता है उन्हीं अंकल जी के पास में, उसी मनी लेंडर के पास में कि अंकल जी मेरी ये साइकिल आप रख लो गिरवी और मुझे 10,000 रुपए दे दो या मुझे 1,000 रुपए दे दो। अंकल ने कहा बेटा इस बार मैं बुद्धू नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे पता है तो छोटा है तो माइनर है। अब वो अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालता है, अपना लाइसेंस दिखाता है कि देख लो। अब वो फेक लाइसेंस दिखा देता है और कहता है देखो मैं तो माइनर पर्सन हूँ। यानी कि अब उस केस में जब वो माइनर पर्सन यानी वो अपनी एज को फेकली रिप्रेजेंट करके मेजॉरिटी की एज का बता के किसी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर आता है, उस केस में भी अब क्या होगा, सेम ही चीज हो गई। अगर वो मान लो वो साइकिल दे आया, मोर्टगेज अपनी रखाया, अंकल जी ने उसको 1,000 रुपए दे दिए क्योंकि उसने अपनी एज को झूठ बताया था। बाद में वही सेम कहानी होती है, वो अपने घर जाता है, उसकी मदर को पता चलता है, मदर उसको डांट लगाती है कि वापस लेके आ साइकिल। अब वो साइकिल वापस लेने जाता है और उसको कहता है अंकल अंकल मेरी साइकिल वापस करो। अंकल कहते हैं मुझे पागल है क्या, मैं तुम्हें क्यों साइकिल वापस करूं, मैंने तुम्हें उसके 1,000 रुपए दिए हैं, चलो जाओ कोई साइकिल नहीं मिलेगी, या तो पहले 1,000 रुपए लाओ तभी साइकिल दूंगा। वो कहता है 1,000 रुपए तो नहीं है अंकल, खर्च हो गए। तो कहता है साइकिल भी नहीं मिलेगी। तो फिर वो माइनर पर्सन अगर केस करता है कोर्ट में तो वो केस कर सकता है, वो यहाँ पे जीत भी सकता है क्योंकि माइनर के साथ तो जो आपने एग्रीमेंट किया वो वॉइड है, भले ही उसने अपनी एज को झूठ ही रिप्रेजेंट करके मेजॉरिटी की एज का क्यों ना शो किया हो। यहाँ पे भी अगेन माइनर अपनी मेजॉरिटी अपनी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है। देन नेक्स्ट है माइनर इज लाइबल इन टोट। टोट यानी एक सिविल रॉन्ग, इसका मतलब कहीं कहीं जाके वो कुछ तोड़फोड़ कराता है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान कराता है जहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान कराया, उस केस में माइनर जो है जरूर लाइबल होएगा। या किसी का कई बार हम देखते हैं कि माइनर पर्सन मर्डर कराते हैं तो उस केस में वो लाइबल रहेंगे और उनके जो भी अकॉर्डिंगली जो भी उनकी पनिशमेंट है वो उनको मिलेगी। अब हमने एक पॉइंट छोड़ दिया था दैट इज नेसेसिटीज एंड द माइनर पर्सन। तो इनके रूल्स क्या है माइनर पर्सन की लाइबिलिटी रिगार्डिंग नेसेसरीज। अब देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि कोई एक माइनर पर्सन है, उसके पेरेंट्स नहीं है, अब ना ही उसका कोई गार्जियन है, तो कोई दूसरा जना चाहे उसका कोई रिलेटिव है या उसका नोन है, उस माइनर पर्सन के सबसिस्टेंस के लिए, सबसिस्टेंस यानी उसके जीवन के लिए जो भी चीजें जरूरी है उसके लिए वो कुछ नेसेसरी कुछ सप्लाई करता है। वॉलंटरी एक्ट है उसका, वो अपनी इच्छा से ही सप्लाई कर रहा है, लेकिन वो माइनर पर्सन के सबसिस्टेंस के लिए नेसेसरी है वो गुड्स और वो सप्लाई कर रहा है कोई दूसरा जना उसको। तो उस केस में माइनर अभी भी पर्सनली लाइबल नहीं है, माइनर विल नॉट बी पर्सनली लाइबल बट हिज प्रॉपर्टी रिमेन्स लाइबल। अगर माइनर की कोई प्रॉपर्टी है तो माइनर को अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा उस पर्सन को देना पड़ेगा उन गुड्स के पेमेंट के रूप में, उन नेसेसरी गुड्स के पेमेंट के रूप में। तो यहाँ पे एक रूल ये आ जाता है कि होना ये चाहिए कि वो पर्सन सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी सप्लाई कर रहा है। अगर नेसेसरी सप्लाई कर रहा है तब उसका पेमेंट उसको मिलेगा उस माइनर की प्रॉपर्टी में से। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो माइनर पर्सनली लायबल नहीं है, उसको नहीं चुकाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी है तभी उसको पे करना
पड़ेगा, यानी कुछ हिस्सा अपनी प्रॉपर्टी में से उसको देना पड़ेगा अगर कोई दूसरा पर्सन, कोई अदर पर्सन उसको नेसेसरी गुड्स सप्लाई कर रहा है उसके सबसिस्टेंस के लिए। लेकिन यहाँ पे बात आती है अब नेसेसरी गुड्स किसको माना जाए। नेसेसरी गुड्स वो गुड्स होंगी जिनको यूज करने के लिए एक माइनर पर्सन हैबिचुअल हो चुका है या जो उसके जीवन के लिए जरूरी है। अगर उसको पढ़ाई करनी है, उसकी एजुकेशन के लिए कुछ बुक्स जरूरी है, तो वो भी क्या होगा, नेसेसरी गुड्स का पार्ट बन जाएगा। तो ये तो बात हो गई माइनर के रूल्स की कि माइनर पर्सन के एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं जिनको हमने आज डिटेल में डिस्कस किया।